हमने कल जो है शुरुआत की थी बेटा, ठीक है। सेक्शन 108 में मैंने ये कहा था कि जहाँ पे सेल ऑफ मूवेबल की हमने बात की थी ना, कि सेक्शन 92 से लेके 97 तक, ठीक है, 103 और 106, ठीक है, अगर ये एप्लीकेबल होंगे ना, अगर प्रॉपर्टी है आपकी मूवेबल, तो वहाँ पे भी ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, एप्लीकेबल होगी। समझ आ गई बात। उसके बाद जब इसकी मूवेबल होगी तो उसका एक बकायदा रेफरेंस होगा, वो किसको भेजा जाएगा, आपके कमिश्नर को भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आखिरी बात ये की थी बेटा 108 में, कि अगर आपके मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आपने सेल करने हैं, जो आपने सेल करने हैं ना वो हैं जानवर, तो फिर सेक्शन 95 में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए या पेरिशेबल के लिए जो जो चीज टाइम लिमिटेशन बताया गया ना, जो मेन चीज थी वहां पे था 30 डेज, ठीक है। लेकिन 108 में वो कहता है वो क्या होगा, 10 डेज होगा यहाँ। तो क्या टाइम लिमिटेशन, हमने जो फर्क आया था हमारे सामने मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जानवरों की हद तक, हमने ये कहा था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, मूवेबल है, और मूवेबल में क्या चीज है, भला जानवर है ना जी। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, मूवेबल है और मूवेबल में जानवर है, तो याद रखिएगा, तो वहां पे हमने ये कहा था कि जो है ना टाइम लिमिट, वो 30 दिन की बजाय वो क्या होगा, 10 दिन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने कहा था कि बाकी तमाम जितने भी आपके पेरिशेबल आर्टिकल्स होंगे वो हमेशा ऑक्शन की बुनियाद पे सेल किए जाएंगे, उनकी क्या होगी, नीलामी होगी। समझ आ गई बात की। और ये सारी बातें अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर पास बाय द कलेक्टर, जो जो कलेक्टर ऑर्डर पास करता जाएगा ऑक्शन के मुतालिक, ठीक है, याद रखिएगा उसके मुताबिक ही वो उसकी पेरिशेबल जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की उसके मुताबिक होती जाएगी, जो सेल है उसके आर्डर के मुताबिक होगी, जो आपका कलेक्टर या जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा। उसके बाद हमने ये कहा था कि जो ऑफिसर कंडक्ट कर रहा होगा एट द स्पॉट, क्या कर रहा होगा, एट द स्पॉट आपकी सेल कंडक्ट कर रहा होगा, उसका जो फैसला होगा, उसका जो ऑर्डर होगा, दैट विल बी फाइनल। उसका जो फैसला होगा वो क्या होगा बेटा, वो फाइनल होगा। समझ आ गई बात। अच्छा, उसको मजीद को इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ये है सेक्शन 108 की जो बातें थी, ठीक है। आज हमने आना है सेक्शन बेटा 109 में, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। बातें हमने कल 110 तक की थी, लेकिन जो चीजें हमने कल एक सेक्शन हमने छोड़ दिया था, तो आज मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जब सेल होगी मूवेबल प्रॉपर्टी की, व्हेन द मूवेबल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू सेल या सेल, ठीक है, तो उसकी जो भी कीमत होगी ना बेटा, जो भी कीमत होगी, अव्वल तो वो जो फाइनल कोई होगी ना, उसकी जो होगी वो मौके पे अदा करनी पड़ेगी, जितनी भी अमाउंट है। समझ आ गई बात की। उसकी जितनी भी आप सपोज आपने कोई पेरिशेबल या आपने जानवर जो है चीज आपने परचेज करनी है ना, उसके लिए टाइम लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके लिए टाइम लिमिट होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू ग्रांट द टाइम फॉर योर पेमेंट। यानी कि आज आप कुछ हिस्सा आज जमा करवा देते हो, फिर रेवेन्यू ऑफिसर अगर खुद अपनी मर्जी से आपको जो मोहलत देगा, जो टाइम लिमिट वक्त मुकर्रर करेगा, वक्त का तयन करेगा, समझ आ गई बेटा बात की, उसके मुताबिक उसके जो है ना, जो है वो आपने यू आर बाउंड टू पे इन द केस ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ आ गई बात की। अगर जो आपको वो टाइम देता है, जो आपको रेवेन्यू ऑफिसर टाइम देता है, आपको ग्रांट कर देता है कि जनाब आपने मूवेबल प्रॉपर्टी के जो है आपने परचेज कर लिया, आपने 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये पैसे जमा करवाने हैं। अगर आप फेल हो जाते हो, आप उस मूवेबल प्रॉपर्टी के जो है वो पैसे जमा करवाने से नाकाम हो जाते हो, तो उस प्रॉपर्टी को दोबारा क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। समझ आ गई बात की। और फिर मैंने ये कहा था कि जो रेवेन्यू ऑफिसर इस मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कंडक्ट कर रहा होगा, ही इज बाउंड टू इशू द रिसीप्ट ऑफ सेल। क्या करेगा, जो प्रॉपर्टी है सेल की, सेल जो करेगा उसकी बकायदा वो क्या देगा, आपको रसीद देगा। समझ आ गई बात। फिर बेटा बात आ गई सेक्शन 1 है 110 में, ठीक है, सेक्शन 110 में, कि जब भी अगर आपने 25% मौके पे अदा कर दिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, मौके पे अदा करना था, आपने अदा कर दिया, ठीक है। यानी कि इसमें कहते हैं अदर देन पेरिशेबल इंस्ट्रूमेंट की जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी सेल के मौके पे, वो मूवेबल थी, और आपने 25% जो है आपने मौके पे ही अदा कर दें। अदर देन पेरिशेबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो आपकी चीज़ें जो क्या होने वाली हैं, खराब होने वाली हैं या टूटने वाली हैं या जिनका खतरा हो, और उनके अलावा कोई भी चीज़ जो है उसकी आपने क्या करनी है, मौके पे 25% आपने जमा करवाना है। उसके बाद इसके नेक्स्ट टाइम लिमिट है सब सेक्शन 2 में, हमने गालबन 7 दिन पढ़ा था,
कि उसका जो टाइम लिमिट है वो कितना है जी, 7 दिन के अंदर अंदर आपने रिमेनिंग अमाउंट आपने जमा करवानी है। जब आपकी मुकम्मल अमाउंट जमा हो जाएगी, आपकी मुकम्मल अमाउंट जमा हो जाएगी, such revenue officer will issue the receipt of the sale which has been conducted by himself। यानी कि जो उस रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या किया होगा, सेल कंडक्ट की होगी, उसकी आपको बकायदा क्या देगा, वो रसीद देगा। इसके बाद बेटा जब आपकी जो है प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल एंड इमूवेबल व्हिच हैज बीन सोल्ड, ठीक है, तो उसके जितने भी एरियर्स थे, जितने भी उसके वाजिबात थे, अब यानी कि प्रोसीड द सेल से मुराद, जब आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट में होगी, सेल होगी, अब पैसे आ गए रेवेन्यू ऑफिसर के बाद, किसके पास आ गए, रेवेन्यू ऑफिसर के पास वो पैसे आ गए। रेवेन्यू ऑफिसर साहब ने क्या किया, वो जो पैसे थे ना, उस अमाउंट पे सबसे पहला जो चार्ज होगा ना, उस अमाउंट पे सबसे पहला जो चार्ज होगा वो आपके एरियर्स होंगे। वो क्या होंगे, एरियर्स और कॉस्ट होंगे। क्या होंगे, कॉस्ट होंगे, जो किसने रिकवर करने हैं, आपके रेवेन्यू ऑफिसर ने, जिसके इवज उसने आपकी वो प्रॉपर्टी अटैच करके सेल की थी, ठीक है। तो सबसे पहला जो चार्ज होना है ना बेटा, सबसे पहला चार्ज उस प्रॉपर्टी पे, सबसे पहले जब आपकी वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी ना, ठीक है, तो याद रखिएगा उस प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो रिकवरी होगी ना, याद रखिएगा वो वाजिबात होंगे जिसके इवज आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई थी, और उसको सेल करने के लिए जितने खास अखराजात सामने आए थे, उस खास अखराजात जितने सामने आए थे, सबसे पहले वो क्या करेगा, गवर्नमेंट अपने जो है वो बकायाजात में है वो। अच्छा, इसके बाद जितनी रिमेनिंग अमाउंट थी, वो आप 10 लाख की प्रॉपर्टी थी जो सेल हुई, 10 लाख में हुई, 8 लाख में हुई, और आपके जिम्मे वाजिबात थे 7 लाख, जितने भी आपके जिम्मे 10,000 था या 20,000 था या 25,000 था, जितने एरियाज आपके थे, जितने वाजिबात आपने अदा करने थे, दे विच आर स्टिल पेंडिंग, जो आपकी सेल के बाद उन्होंने करने थे, अब वो अपनी अमाउंट डिडक्ट करके ना, जो बाकी अमाउंट होगी उस बंदे को जिसकी प्रॉपर्टी सेल हुई थी, अटैच हुई थी, उसको वापस कर देंगे। अपने एरियाज रिकवर करने के बाद अगर इसको कुछ खाते में कुछ पैसे बच जाएंगे, समझ आ गई बात की, तो वो किसको दे दिए जाएंगे, उसके सरप्लस अमाउंट जितनी भी होगी ना, जितनी भी surplus amount after the reductions of cost and the areas which were pending या which were due to the defaulter, उसकी जो अमाउंट होगी वो तमाम खर्च अखराजात और वो जो एग्जैक्ट अमाउंट थी वो डिडक्ट करके अगर कुछ बच जाएगा, तो जो असल मालिक था जिसकी प्रॉपर्टी सेल हुई है, उसको क्या कर देगी, रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको वापस कर देगा। ठीक है बेटा, ये है सेक्शन आपका 111। समझ आ गई बेटा बात की। सेक्शन 111 में कितनी बातें हमने पढ़ ली, 2 बातें कि सेल कर दी जाएगी, ठीक है, सेल करने के बाद सबसे पहला चार्ज जो उस रकम से वो लिया जाएगा वो आपकी क्या होगी, अमाउंट होगी जो डिडक्ट की जाएगी, जो इसके लिए वो आपकी प्रॉपर्टी सेल की गई थी। समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी, वो जिसकी प्रॉपर्टी सेल हुई होगी, उसको क्या कर दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी। समझ आ गई बात की। अब इसमें नेक्स्ट बात कि अब यानी कि ज्वाइंट शेयर होल्डर थे, ज्वाइंट खाता था, ठीक है, यानी कि भाई थे, एक भाई डिफॉल्टर था, उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो गवर्नमेंट सेल करनी थी। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें ये कहता है क्लेम टू अटैच्ड मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाउ टू क्लेम या हाउ टू डिस्पोज ऑफ, ठीक है, यानी कि अगर किसी शख्स का उस प्रॉपर्टी में वेदर इट वाज मूवेबल और इमूवेबल, मैं यानी कहता हूँ भाई मेरा लेन देन जो है आपका वो मेरे भाई से है, लेकिन जो प्रॉपर्टी अटैच की है ये आपने मेरी अटैच की है, ठीक है, तो लिहाजा आप उसी का अटैच करें जिसके जिम्मेवार बात है, ठीक है। अब सेक्शन 112 में कहता है, 112 में यही बात कहता है कि वो शख्स जिस एनी पर्सन हैविंग द इंटरेस्ट इनटू सच प्रॉपर्टी वेदर इट वाज मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन देगा किसको, कलेक्टर को। देन द कलेक्टर हैज अ पावर टू एडमिट और रिजेक्ट, ठीक है, एंड इफ ही वांट्स टू कंडक्ट एन इंक्वायरी देन सच रेवेन्यू ऑफिसर हैव पावर टू कंडक्ट द इंक्वायरी अंडर सेक्शन 27, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंक्वायरी, कि इफ रेवेन्यू ऑफिसर वांट्स टू डिटरमिन द एग्जैक्ट मैटर और डिटरमिन, इंटरोगेट, इन्वेस्टिगेट द एनी मैटर which is in question, then the revenue officer has power to conduct an inquiry under section 27 of this act, ठीक है। otherwise
वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, व्हेन द एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड, ठीक है, अगर वो एप्लीकेशन मान ली जाती है तो फिर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगी ना वो सेक्शन 111 के मुताबिक होंगी। वो किसके मुताबिक होंगी? सेक्शन 111 के मुताबिक होंगी। ठीक है बेटा, ये था आपका चैप्टर, आपका कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। समझ आ गई बेटा बात की? अब मैं आपको फिलहाल कर रहा हूँ अनम्यूट। ठीक है, अगर आपने बेटा यहाँ तो कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ लो, फिर मैं अगला चैप्टर शुरू करवाऊँ। ठीक है जी, आप अपने आप को खुद अपने आप की तरफ से कर लें अनम्यूट, और कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा 112 के हद तक जी बिस्मिल्लाह आप सवाल पूछें जी। सर आपने कहा कि अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाए जी जी तो सेक्शन 111 के मुताबिक की प्रोसीडिंग होगी, लेकिन सर सेक्शन 111 में तो वो सेल कर देता है, जी, तो फिर उसकी जो अमाउंट होगी ना तो सेल वाली मसला तो उसका वो ही रहा। ठीक है, अब जो उसके पैसे हैं ना सेल के, अगर सेल के, ठीक है बेटा, कल भी हमने ये पढ़ा था, अगर वो आके मुतमैन कर लेता है कमिश्नर साहब को, ठीक है, क्या कर लेता है, मुतमैन कर लेता है, समझ आ गई, तो कमिश्नर साहब क्या मुतमईन कर करेंगे, लेता जो उसकी कॉस्ट और जो उसकी रिकवरी होगी ना वो डिफाल्टर या उस बंदे को वापस करके, अगर आपका इंटरेस्ट बनता है, सपोज आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप कहते हो जनाब प्रॉपर्टी मेरी थी है। लेकिन आपने सेल की है, किसकी, आपने करनी थी मेरे भाई की, लेकिन आपने मेरी की है, अगर आपकी एप्लीकेशन आ जाती है मैरिड पे तो फिर उसकी सेल वो जो होगी वो क्या होगी, वापस होगी, और आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और फिर जो शेयर होगा आपके भाई का उसको डिडक्ट कर लेगा, उसको अटैच जाएगा। ठीक हो गया ठीक है बेटा, देखिए देखो ये तो जी अब सर। है ना, जिसका गुनाह जुर्म है सजा तो उसको मिली है ना, आपको तो नहीं मिली। ठीक ठीक हो गया सर। जी बेटा, और सर इसमें इसमें भाई जो है जिसकी प्रॉपर्टी टैच की वो अपने से पैसे दे के भी छुड़वा सकता है। जी बिल्कुल, कोई भी वो तो कोई भी आप अब कोई भी पैसे दे छुड़वा सकते हैं, कोई भी शख्स, एनी जॉइंट, एनी शेयर। ठीक हो गया। जी, और बेटा सर अगर मुश्तरका हो खाता है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी होती है वो दो की होती है नाम, तो उसमें क्या होगा फिर? उसमें बेटा उसका जितना हिस्सा बनता होगा, अब आपकी सपोज है प्रॉपर्टी 2 एकड़ है, आप उसमें 2 शेयर होल्डर हैं, आप कितने हैं जी, 2 शेयर होल्डर हैं, तो आपके जितना हिस्सा बनता होगा उसको टैक्स कर लिया जाएगा। नाम तो मलकियत तो बेटा आपके नाम होनी है ना, जमाबंदी में एक कालम होगा जिसमें आपका हिस्सा होगा, जो बकायदा आपके नाम होगा। जी जी सर। और जी और कोई बात पूछनी है बेटा, आगे शुरू करूं बेटा, कोई क्वेश्चन आपने पूछना और? नो सर। जी चलूं आगे? जी सर। हाँ जी, अब मैं शुरू करवा रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना सर्वेज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वेज एंड बाउंड्री मार्क्स एंड बाउंड्रीज। ठीक है, सर्वे का मतलब होता है बेटा, इसको मुख्तलिफ एंगल से लिया जाता है, इसको अगर आप इसका वर्ड मीनिंग देखोगे ना सर्वे का, तो इसका मतलब होता है पैमाइश करना या मुहासबा करना, पैमाइश करना या मुहासबा करना। बाउंड्रीज होता है हदबंदी करना, ठीक है, या हदूद, ठीक है, बाउंड्री से आप कहते हो भाई अपने लिमिट में रहो, कहते हो ना, तो ये वही वाली लिमिट है, मींस आपकी जो है ना हदबंदी। चैप्टर का नाम क्या है जी, सर्वेज एंड बाउंड्रीज। समझ आ गई? 116 से शुरू होता है बेटा ये, ठीक है, करूँ शुरू जी? यस सर। अच्छा, मैं आप सबको मूव कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ सर्वेज एंड बाउंड्री से। समझ आ गई बेटा बात? अब इसमें उसने पहली बात की है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डायरेक्ट बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन इन एनी पार्ट ऑफ प्रोविंस। ठीक है कि आपका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, सबसे पहले वो क्या करेगा, नोटिफिकेशन इशू करेगा कि सुबह पंजाब में, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। पहली बात लिख लो, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। नंबर 2, सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, नंबर 2 द सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, एंड नंबर 3 प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन, ठीक है, के लिए जब भी कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा ना,
जब भी कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा इन 3 मकासद के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, नंबर 2 सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड नंबर 3 प्रिजर्वेशन का मतलब होता है रखवाली और निगहदाश्त यानी कि मेंटेनेंस के लिए, रिकॉर्ड को बनाने के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा इज नॉन यानी कि सर्वे के लिए कहेगा, उस सर्वे को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू सर्वे। सवाल अक्सर ये, अगर आप बेशक पेपर उठा के देख लें, ये 2 किस्म के सर्वे आने हैं इस चैप्टर में। पहला सर्वे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसा सर्वे जो इन 3 मकासद के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन कंडक्ट करवाता है ना, बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन कंडक्ट करवाता है, तो याद रखिएगा बेटा उसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा सवाल कराता है, रेवेन्यू सर्वे। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब नेक्स्ट इसी में बात लिखी हुई है, याद रखना सर्वे उस प्रॉपर्टी की हद तक होगा, उस लैंड की हद तक होगा। सर्वे एक्सटेंट ऑफ सर्वे जो होगी, एक्सटेंट टू द प्रॉपर्टी और लैंड विच हैज बीन मेंशन्ड इन द सच नोटिफिकेशन इशूड बाय द आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने नोटिफिकेशन में जो जो जगह का जिक्र किया होगा, किसी गांव का, किसी टाउन का, किसी विलेज का, ठीक है, जिस जगह की हद तक वो नोटिफिकेशन इशू हुआ होगा, याद रखिएगा सर्वे उसी हद तक होगा। समझ आ गई बात की? अदरवाइज किसी और जगह का सर्वे नहीं होगा। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, उसके बाद वो कहता है shall be lawful for the such officer who conducts the survey extend to such place which has been mentioned under the notification, कि या the place which has been notified by the board of revenue, कि उस ऑफिसर के लिए ये लॉफुल होगा। उसमें बेशक किसी के घर आते हैं, किसी की कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज, कोई किसी भी, अगर आप समझते हैं कोई भी चीज है, समझ आ गई बेटा बात की? अब याद रखना बेटा कि जहाँ तक रेवेन्यू ऑफिसर को कहा गया है ना, जहाँ तक रेवेन्यू ऑफिसर को कहा गया है कि भाई सर आपने इस हद तक जितनी कमेटी बना दी गई है, जिन जिन बंदों का नाम दिए गए, वो ऑफिसर जाके अगर उस प्रॉपर्टी की हद तक क्या करते हैं, आपका सर्वे कंडक्ट करते हैं, तो वो उनके लिए क्या होगा, लॉफुल होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ आ गई बेटा? चलो आगे जी सर। आगे चलूं? जी सर। इसके बाद सेक्शन 117, सेक्शन कौन सा जी? 117, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू डिफाइन द बाउंड्रीज। ठीक है, आप इसमें याद रखिएगा जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ एनी रिकॉर्ड, अब ये मकासद देख लो। नंबर 1, फ्रेमिंग ऑफ एनी रिकॉर्ड। ठीक है, समझ आ गई बात की? यानी कि कोई भी आपका रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर अगर कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता है, कोई असेसमेंट करना चाहता है, ठीक है, किसी शख्स की एप्लीकेशन पे, जब कोई शख्स आता है और एप्लीकेशन देता है किसी को, रेवेन्यू ऑफिसर साहब को, कि जनाब मेरे जो है रिकॉर्ड या मेरा असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग, ठीक है, जिसका कोई ना कोई उस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। समझ आ गई बात की? ठीक है, जहाँ पे वो वाजे तौर पे कहता है कि जनाब यहाँ तक मेरा ये हिस्सा बनता है, यानी जिसे ऐसे कह दूंगा, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या करवाना चाहते हो, वाजे करवाना चाहते हो, अपने रिकॉर्ड का पता करवाना चाहते हो, आपको कोई इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, ठीक है, इन मकासद के लिए आप जाके रेवेन्यू ऑफिसर को क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। समझ आ गई बात? रेवेन्यू ऑफिसर अपने एप्लीकेशन of such aggrieved person or such person who has interest, ठीक है, जिसका कोई ना कोई इंटरेक्ट उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है, या आप अपनी जो है इंडिकेशन ऑफ द लिमिट्स, अपनी जो है वो बाउंड्रीज जो है आपकी नुमाया करवाने के लिए, तो मेरा जो हिस्सा है ना इसको क्या करा दिया जाए, वादे कर दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन है और दे सकते हो। अच्छा, अगर आपकी उस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करने के लिए उसको सम sort of signs, boundary marks, बुर्जीज, पिलर लगाने पड़ते हैं, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, वहां पे जाके आपकी इलेक्शन कर सकता है, आपके हिस्से को वाज़ेह तौर पर नुमाया करवा सकता है। समझ आ गई? ये था बेटा सेक्शन 1। अब अगर आपका जो है सब सेक्शन 2 में, ठीक है,
आपका कोई वो जमीन या वो लैंड जो आ जाती है महकमे जंगलात के जुमरे में, वो किसके है? अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, अगर उस किताब के निशान लगा दिए गए, ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफिसर या कोई भी शख्स जो है जिसकी प्रॉपर्टी उसमें आती है या उसको कोई रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है, रिस्टोर करता है, तो याद रखिएगा वहां पे आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट से आगे लेके फिर जाके आप उस निशान को चेंज करवा सकते हो। अदरवाइज यानी कि हम ये ऐसे कह रहे हैं, अगर आपने सीपीसी की रिव्यू टेक्स्ट पढ़ा है तो पहले आपने क्या करवाना है? डिक्लेरेशन। आपने क्या करवानी है? डिक्लेरेशन को मुझे किया जाए कि मैं मालिक हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी में ये लाख करोड़ ने कब्जा कर लिया ये वो। अदरवाइज अंडर द फॉरेस्ट एक्ट अगर वो निशानदेही किसके जुमरे में आ रही है, जंगलात या फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो याद रखिएगा उस टाइम तक आप उस फाइन को चेंज नहीं करवा सकते जब तक आपकी अदालती फैसला लेके सामने नहीं आ जाते। समझ आ गई बेटा बात की? इसके बाद नेक्स्ट बेटा इसमें आपका सेक्शन है 118। ठीक है बेटा, सेक्शन कौन सा है? सर्वे फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स। नंबर 1, ये पहली बात आ गई, सर्वे फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अच्छा अब याद रखिएगा, व्हेन एनी ऑफिसर वांट्स टू कंडक्ट, ठीक है, व्हेन एनी ऑफिसर वांट्स टू कंडक्ट द सर्वे। यार अलियस नहीं, आप बार बार जा रहे हो और फिर आ रहे हो, फिर मैंने कि ना भूल गया कहीं मैं आपको ज्वाइन करना, तो फिर आपने कहना कि सारे जानबूझ के मुझे ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, ये दूसरी की तीसरी दफा मैंने आपको ज्वाइन किया। ठीक है, तो मेरा भी मेरे फ्लो टूट जाता है बेटा, ये चीज एक बार बार मुझे उधर भी फोकस करके बैठना पड़ता है, फिर मुझे अपना इधर भी ये चीज बांधनी पड़ती है। अब सवाल आ गया सेक्शन 118 बेटा। ठीक है, सर्वे फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, कि कब भी रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है, कोई सर्वे कंडक्ट करवाना चाहता है ना, तो सर्वे कंडक्ट करने से पहले बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन और बाय द वे ऑफ प्रोक्लेमेशन, ठीक है, विल इन्फॉर्म द पर्सन्स हु हैज द इंटरेस्ट। ठीक है, जिस प्रॉपर्टी का सर्वे होना है ना, जिस प्रॉपर्टी का सर्वे होना है, समझ आ गई बात की, उस प्रॉपर्टी में जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट होंगे, जिनके शेयर होंगे, उनको बजरिया प्रोक्लेमेशन या बाय द वे ऑफ नोटिस इन्फॉर्म करेगा कि दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट द सर्वे एज डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। समझ आ गई बात की? अच्छा, उसमें इसने नेक्स्ट लिखा है कि द प्रॉपर्टी द लैंड, ठीक है, जिसका सर्वे अगर होने जा रहा है, विच कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 55C, ठीक है, उसका सर्वे फिर याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया है, पीछे हमने पढ़ा है सेक्शन 116, उसके मुताबिक होगा। समझ आ गई? ठीक है, और उसी तरीके से अगर आपकी जो वो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है वो गवर्नमेंट की है, उसकी भी लिमिट्स जो जो जिस हद तक नोटिफिकेशन में बता दी गई है सेक्शन 116 में, वहाँ पे भी उसके मुताबिक होगा आपका जो सर्वे है। बेशक वो किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का होता है तो उसका प्रोसीजर भी वही होगा जो आपका 116 में बता दिया गया। समझ आ गई बात की? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि इफ द सच पर्सन, if the such person to whom the notice has been issued, to whom the proclamation has been issued, and the such person has been informed that upon your property the revenue department is going to conduct the survey, and the person does not comply or does not follow the instructions, then it depends upon the discretion of revenue officer to fine him the amount of 50 rupees। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी थी, उस पर सर्वे होना था, आपकी प्रॉपर्टी थी, उस पर सर्वे होना था, लेकिन आपको नोटिस दिया गया, आपने उसकी बात ना मानी, रेवेन्यू ऑफिसर की बात आपने ना मानी, तो याद रखिएगा जो वो रेवेन्यू ऑफिसर है और आपको फाइन कर सकता है किस हद तक? 50 रुपए। इस हद तक 50 रुपए की हद तक क्या कर सकता है? फाइन है कर सकते हैं। सेक्शन ये था बेटा 118 जी, सेक्शन था 118। अच्छा, इसके बाद है बेटा सेक्शन है 119, असिस्टेंस टू बी गिवन बाय द होल्डर्स एंड अदर्स इन द मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये बात बड़ी मजे की है और दैट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि जब भी रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी सर्वे या कोई भी इस चैप्टर में कोई भी उसने काम करना है ना, उसने बाउंड्रीज लगानी है, उसने कुछ सर्वे कंडक्ट करना है ना, समझ आ गई बात की, या किसी भी शख्स
के जो है वो उसकी जो जा रहा है प्रोसीडिंग्स के लिए जी सर। इस चैप्टर में, तो बात याद रखिएगा उसके लिए जो भी उसने प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है अंडर दिस चैप्टर, तो उस काम के लिए जो आपके लैंड लॉर्ड्स हैं ना, या लैंड होल्डर्स हैं, या वहाँ के जो आपके सही किसे कहते हैं भाई, लंबरदार हैं या आपके चेयरमैन हैं या जो भी हैं, ठीक है, उनको मदद के लिए कह सकते हैं, यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ फ्लैग होल्डर्स, ठीक है, जो झंडियाँ होती हैं, जरीब होती है यहाँ पे, उनको क्या कह सकते हैं कि आपने अपने बंदे लेके आने हैं जी। अगर मैंने एप्लीकेशन दी है ना जी, मैंने एप्लीकेशन दी है, तो वो मेरे से मदद मांग सकता है कि जनाब हमने पार्टीशन के लिए या बाउंड्रीज के लिए हमें बंदे चाहिए, तो आपने हमें हमारे असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर मैं मुझे कहता है कि आपने वो हमें बंदे प्रोवाइड करने हैं ताकि हम आपका काम कर सकें, या लैंड होल्डर्स को कहता है या लैंड लॉर्ड को कहता है कि जनाब हमने सर्वे कंडक्ट करना है या कोई भी काम हमने असेसमेंट या कोई भी चीज है, अगर मैं हो जाता हूँ फेल, ठीक है, या मैं मेरे से 10 बंदे मांगते हैं, मैं देता हूँ 2 बंदे, 1 बंदा देता हूँ या देता ही नहीं हूँ, समझ आ गई, तो फिर वो रेवेन्यू ऑफिसर विल अपॉइंट द लेबर ऑन डेली वेजेस, यानी कि वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, डेली वेजेस पे उन तमाम को अपॉइंट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, और उसका जो खर्च अखराजात होगा ना, समझ आ गई बात, उसकी जो मजदूरी होगी वो लैंड लॉर्ड से एज अ कॉस्ट रिकवर करेगा, समझ आ गई, क्या करेगा, जो आपके मालकान होंगे उनसे रिकवर करेगा, और जितना उसके अखराजात होंगे वो किसके जिम्मे होंगे, आपके लैंड लॉर्ड के जिम्मे होंगे। यहाँ तक बेटा कोई बात मेरे से पूछी तो जी बिस्मिल्लाह, 119 तक अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो वेलकम जी, क्योंकि टाइम अब खत्म हो रहा है, आपके पास ये सेल फोन चल रहा है, मेरे पास आखिरी 8 मिनट हैं जी, कोई आपने सवाल पूछने तो जी बिस्मिल्लाह मेरे से आप पूछ लें जी। सर इसमें ये जो मजदूरी खर्चा पड़ेगा ये लैंडलॉर्ड को पड़ेगा कि जिसकी जमीन है उसको, जी 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 जिस ओ सॉरी लंबरदार को, या जिसकी जमीन? ना, जिसकी जमीन है उसको पड़ेगा जी। ठीक हो गया। और कोई बात? जी हम आपकी बात पूछ रही है बेटा। सर 119 का सबसेक्शन 2 से तक कर दे रिपीट। सबसेक्शन 2 है जनाब, आप सबसेक्शन 2 ये कहता है व्हेन यू आर लैंडलॉर्ड, आप लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, आपसे रेवेन्यू ऑफिसर कहता है कि हमें बंदे दें या हमारी मदद करें, या 1 बंदे दें या 2 बंदे, और आप फेल हो जाते हो, आप क्यों हो जाते हो, फेल हो जाते हो। फेल होने के बाद वो रेवेन्यू ऑफिसर डेली वेजेस पे लेबर को हायर करेगा, और उसके जो खर्च अखराजात होंगे वो आपने देने हैं, एज अ कॉस्ट आप कवर करेगा जी। सर सेक्शन 117 बता दें थोड़ा सा। जी बिस्मिल्लाह शादी पढ़ दें जोर से। मैंने कहा सर बता दें थोड़ा सा 117। अच्छा, उसमें मुझे ये है कि अगर प्रॉपर्टी जो पर्सन, अगर आपका इंटरेस्ट है ना, आपका अपना जाती जी सर। इंटरेस्ट है, ठीक है, आप कहते हो कि मेरी जो इंडिकेशन है बाउंड्रीज को इंडिकेट कर दिया जाए, तो देन यू हैव राइट टू मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग योर लिमिट्स या फ्रेम ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका जो इंटरेस्ट होगा उसके मुताबिक वो उसकी क्या कर सकता है, बाउंड्री को कर सकते हैं। उसके बाद सब सेक्शन 2 में हमने जंगलात की बात की थी, अगर तो फॉरेस्ट की बात होगी तो फिर आपने पहले कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट से फैसला लेके फिर आपने इधर आना है, उसके मुताबिक एक बाउंड्रीज क्या कर देगा, मुकम्मल कर देगा जी। 6 मिनट है जी बाकी आपके पास। सर जी सेक्शन 110 थैंक यू सर। जी 0 सर। जी इसमें क्या है बेटा? सर इसका नहीं पता। इसका क्या नहीं पता चला, कोई बात बताएंगे तो बताऊंगा बेटा। किस बात 110? जी सर पूरा ही नहीं पता। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द सेल ऑफ मूवेबल। भाईजान पहले जो सेक्शन 109 था ना, उसमें उसने मोड ऑफ पेमेंट नहीं बताया, ठीक है, आप मूवेबल का यहाँ किसने बता दिया कि अगर 25% आप मौके पे पे करते हैं तो बाकी जो अमाउंट है वो आपने क्या करनी है, जो है वो 7 दिन के अंदर जमा करवा देनी। कहाँ पे जमा करवानी है? यस सर 7 दिन के अंदर जमा 7 दिन के अंदर। ठीक है, तो जब आप अमाउंट जमा करवा दोगे, जब आप पूरी अमाउंट जमा करवा दोगे, अमाउंट जमा होने के बाद वो रेवेन्यू ऑफिसर आपको क्या करेगा, एक रसीद देगा, ठीक है थैंक यू जी। और जी कोई
कोई और बात नहीं? बस सर, थैंक यू सर। बेटा कोई और क्वेश्चन पूछना आपने? थैंक यू सर। नो सर, थैंक यू सर। चलिए कल इंशाल्लाह फिर 1 बजे भी, ठीक है बेटा? ओके सर। इंशाल्लाह सर थैंक यू सो मच। और जी इसके अलावा अगर आप समझते हैं ना जी, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो बेशक आप ग्रुप में कर दें या मुझे मैसेज कर दें जी, वेलकम। अगर आप ऐसी कोई और चाहते हैं, ठीक है? थैंक यू। ठीक जी सर। सर।